नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, संस्था के द्वारा आपको करंट के मुद्दे पर चर्चा हम आपके बीच में चल रही है और उसमें हम आपको कहीं ना कहीं करंट के मुद्दे पर एक ऐसे बिंदु को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दा देश के लिए, दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे परीक्षाओं के लिए काफी ज्वलंत मुद्दे पर होता है। यह आपको आपके एग्जाम में बढ़त दिलाएगा, क्योंकि जो चीजें जिसका हमारे पास नोट रहता है उसमें हम नो डाउट उसको रट लेते हैं, समझ लेते हैं, बना लेते हैं, 1 साल में नहीं 2 साल में, लेकिन जीएस पे, इस पे, करंट पे, समसामयिक मुद्दे पर यह नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो अभी हुआ है उन्हीं के बारे में भी जानकारी करना है। और अब परीक्षाओं में इसके संबंध में प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पर जोर आपका ज्यादा होना चाहिए और इसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चीजें आपसे बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, जैसा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको भी इसका अवलोकन हो रहा होगा, तो इसलिए इस पर खूब मेहनत करिएगा, अच्छा नोट बनाइएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि औरों से बेहतर आप कर ले जाइएगा। तो इसी क्रम में आज एक नए मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये है क्या। तो थंबनेल से ही पता चल रहा है, कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण। तो इसका संबंध ही देखिए लिखा है, कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण। इसका मतलब, इसका संबंध सीधे एग्रीकल्चर से ही है और इस पर हमें एक अच्छी समझ हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना भारत का कोई अस्तित्व, कोई पहचान हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत में बसने वाले हर नागरिक, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए यह उपयोगी होगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एजीटीए का हमारा बैच चल रहा है, होली का एक ऑफर है, अगर आप इससे जुड़ेंगे तो जो कोर्स आपको 1999 तक मिल रहा था, अब वो 1499 में ही आप तक पहुंच जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आइएगा, जुड़िएगा और संस्था से बात करिएगा। आइए, हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर में जिस बिंदु पर हम लोगों को चर्चा करना था वो है क्या। तो लिखा है, आर्थिक मामलों के विभाग ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि जिन क्षेत्रों में धान, गेहूं और गन्ना उगाया जाता है वहां जल के गंभीर संकट के साथ साथ तिलहन उत्पादन को बढ़ाने और खाना पकाने के तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता है। किन क्षेत्रों में? जहां पर धान की खेती हो रही, जहां पर गेहूं की खेती हो रही है और जहां पर गन्ना की खेती हो रही है। क्योंकि आपको भी पता है, और अब आपको यहां से एक सवाल पूछ रहा हूं, धान का, गेहूं का जलमांग कितना है, धान का जलमांग कितना है और गेहूं का जलमांग कितना है। आपको यह भी बताना है सबसे अधिक वाटर डिमांड जो है, सबसे अधिक जलमांग किस फसल की है। इतने सवालों का जवाब आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। ठीक है, इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन करना आवश्यक है। ये चीजें यहां से स्पष्ट हो गई। आगे लिखा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसईए ने भारत सरकार से लक्षित दृष्टिकोण फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य के पुनः आशांकन और देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसईए ने भारत सरकार को यह क्या दिया है, सुझाव दिया है। ठीक है, और उनमें कौन से एसईए के अनुसार भारत को वर्ष 25-26 तक घरेलू खाद्य तेलों के उत्पादन के 10 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 18 मिलियन टन पर लक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 10 मिलियन टन, और इसको बढ़ा के कितना करना चाहिए, 18 मिलियन टन तक ले जाना है। ठीक है, क्यों ले जाना है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखे दिया है, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि से आयात की लगभग 8.5 से 9 मिलियन टन तक लाभ में मदद मिलेगी, क्योंकि भाई उतना हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
आगे लिखा, देश के खाद्य तेल आयात बिल जो वर्ष 2019 में 15 मिलियन आयात के लिए लगभग 65,000 करोड़ था, अब केवल 13 मिलियन टन के लिए 1.5 लाख करोड़ के करीब है। ठीक है, मतलब 65,000 करोड़ था, अब कितना हो गया, 1.5 लाख करोड़ के करीब हो गया। मतलब इसमें हमारे देश की बहुत बड़ी मुद्रा खर्च हो रही है, और अगर उस बिंदु को इधर हम लोग ध्यान देंगे तो शायद उसमें को हम बचा पाएंगे, और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फसल विविधीकरण है क्या? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है? हम सभी जानते हैं, पढ़े हैं, लेकिन यहां पर एक बार जानने का प्रयास करते हैं। फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष खेत पर कृषि उत्पादन में नई फसल या फसल प्रणालियों को जोड़ने से है, जो पूरक विपणन अवसर के साथ साथ मूल्य वर्धित फसलों की से विभिन्न रिटर्न को ध्यान में रखते हैं। कहने का मतलब वहां पर फसल में भी डाइवर्सिफिकेशन, फसल में कार्य करने के भी उसमें डाइवर्सिफिकेशन, उससे क्या होता है, हमारे मूल्य संवर्धन में वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उनमें आप डाइवर्सिफाई लाएंगे तो नो डाउट क्रॉपों की संख्या बढ़ेगी, क्रॉप करने में जो इनपुट होगा वो कम होगा, इसलिए हमारा टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा, फसल प्रणाली, यह फसलों, उनके अनुक्रम और प्रबंधन तकनीकों को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग किसी विशेष कृषि क्षेत्र में वर्षा से नहीं, वर्षों से, ठीक है, वर्षों से किया जाता है। ठीक है, भारत में प्रमुख फसल प्रणाली इस प्रकार है: मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और एले क्रॉपिंग। अब इन सभी के बारे में अब आपसे मेरा प्रश्न है, इन सभी के बारे में जरूर आप लोग लिख करके मुझे बताएं कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, एले क्रॉपिंग क्या है। यदि आप इसको लिखकर एक बार मुझे बताने का प्रयास करेंगे तो यह आपको स्वतः याद हो जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, कई किसान अपने जीवन स्तर एवं आयाम को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल, पशुधन प्रणाली, मिक्स्ड क्रॉपिंग, लाइव स्टॉक सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फसल विविधीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों आई? क्या ऐसा हो रहा कि अब हमें ऐसा करना चाहिए? लिखा है, एक समान पोषक पैटर्न का उपयोग करने से मृदा में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी होती है। जब हम एक ही प्रकार के फसल बार बार लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे फसलों में या हमारे भूमि में, फसल कह रहे हमारे मृदा में विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारे पोषकों की कमी होने के कारण फसल की उत्पादन क्षमता भी खराब होगी और हमारी मृदा की संरचना भी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अधिक खपत से अधिक गेहूं एवं चावल का उत्पादन जारी रखने से भंडारण प्रणाली पर दबाव पड़ता है और साथ ही साथ खाद्य सब्सिडी बिल भी बढ़ जाती है। ठीक है, सीमावर्ती राज्यों में सरसों जैसी फसलों को पूरी तरह से प्रोत्साहन देकर तथा गेहूं चावल की तुलना में किसानों को अधिक रिटर्न सुनिश्चित करके फसल पैटर्न को शिफ्ट किया जा सकता है। नो डाउट ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो सॉइल हेल्थ सुधरेगा, मृदा की उर्वरता क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, और फसल का भी उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही इन राज्यों में कुछ जिलों को चुनकर ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और सुनिश्चित मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जा सकती है। मतलब यह कदम किसके द्वारा होना चाहिए? सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। यदि ऐसा पहल किया जाएगा तो इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। ठीक है, आगे लिखा, रबी की फसलों में गेहूं के स्थान पर सरसों तथा खरीफ की फसलों में मक्का को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा? क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा, क्योंकि देखिए धान गेहूं गाते हम लोगों ने अपनी मृदा की स्वास्थ्य को क्या करें, मृदा संरचना या विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की अधिकतम उपयोग कर लिए हैं, जिससे उनमें विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की क्या हो गया, कमी हो गई है। इसलिए अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उस तरह के पोषक तत्वों का उपयोग कम होगा, दूसरे पोषक तत्वों का होगा, कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, परिणामतः सरसों से तेल की उपलब्धता बढ़ेगी और मक्के को इथेनॉल में बदला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल का बहुत डिमांड है और इथेनॉल का उपयोग पेट्रोलियम ऑयल बनाने में होता है। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है,
यह देश के लिए लाभकारी कदम साबित होगा और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने एवं कार्बन फुटप्रिंट को कार्य करने में के भी अनुरूप होगा। ठीक है, आगे लिखा है इससे जल स्तर में गिरावट को रोका जा सकता है और पशु चारा उद्योग को भी कच्चा माल मिलेगा, नो डाउट ऐसा होगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी राज्यों में सरसों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में मूंगफली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सरसों एवं मूंगफली उच्च तेल सामग्री के साथ देश की प्रमुख फसलें हैं और उनके तेलों की देश भर में व्यापक स्वीकार्यता है। ऐसा यदि किया जाएगा, देखिए पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्या गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान ऐसा कर करके क्या कर दिए, एक विशेष प्रकार की फसल को इतना उत्पन्न कर लिए हैं जिससे हमारी भंडारण क्षमता भी प्रभावित हो गई है। हम उन सभी को भंडारित नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ऐसे फसलों को क्यों ना उगाए जिसकी डिफिशियंसी, सरसों की हमारे पास डिफिशियंसी है, फूड ऑयल है, ठीक है, और इसकी कमी हमेशा बनी रहती है, तो क्यों ना इसके तरफ जो है किसानों को सुझाव दिया जाए और इस तरह को फसलों को आप उगाइए। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मूंगफली का, भाई गुजरात में तो मूंगफली होती है, महाराष्ट्र में भी मूंगफली होती है, अन्य जगहों पर इसके जो उत्पादन के लिए क्या किया जाए, किसानों को प्रेरित किया जाए। गौरतलब है कि सरसों एवं मूंगफली उच्च तेल सामग्री के साथ देश की प्रमुख फसलें और उनके तेलों की देश भर में व्यापक स्वीकार्यता है। ठीक है, तो ये आज का ये आपका जानकारी रहा और इसको समझ करके अब आप बताइएगा, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है? दूसरा सवाल, भारत के किस राज्य में कोई भी गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में धान के उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में धान की उत्पादकता सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में कुल खाद्यान्न की उत्पादकता सबसे अधिक है या उत्पादन सबसे अधिक है? इन सवालों का जवाब अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इनको अगर बताएंगे तो आपका और इनमें कहीं ना कहीं पकड़ अच्छी बनती जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सवालों का जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।